राम राम साथियों, मैं राजकुमार पालीवाल थारो बहुत बहुत स्वागत करूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पालीवाल सर पर। जी हाँ, की थान ध्यान है कि पिछले कई वीडियो में आपा थर्ड ग्रेड भर्ती संबंधित या रीट मैन संबंधित जगह टॉपिक है क्लियर कर रहा, और निश्चित तौर खाली पॉलिटिक को नहीं भी सागे और भी बहुत सारा टॉपिक राजस्थान को इतिहास कल्चर लगातार आपा देख रहा। रोजीना 25% का मैं टेस्ट ले आऊं, और मतलब मन बहुत सारा बच्चा फोन करके भी कहेगा सर प्रश्न को स्तर बहुत बढ़िया है। निश्चित तौर प्रश्न को स्तर आप ही बढ़िया उसी, क्योंकि सारा का सारा प्रश्न पूर्व परीक्षा में पूछेटा प्रश्न है। मेरी कोई हमको नहीं, पहले की परीक्षा में आइडा है और आगे की परीक्षा में आने का चांस है, और सागे सागे आपा परीक्षा रिलेटेड जो चर्चा है वह प्रश्न पर और कर लिया तो और आपके क्लियर हो जाए। तो आज के वीडियो में मैं बिना देर करिया बिना प्रश्न की ओर चालू भी पहले एक निवेदन कर दूं कि यदि छे चैनल पर पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब कर लिया, वीडियो ने लाइक जरूर करो और शेयर जितो ज्यादा थे कर सको वीडियो करो, ताकि जो है वो मुझे भी कुछ फायदा मिल सके। तो अब बिना देर करिया बिना पहला प्रश्न का नहीं चला। तो आज के वीडियो को पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ वे स्थान दिए गए हैं जहां 3 नदियां मिलती है, यानी वह स्थान है जटे त्रिवेणी संगम है, और दूसरे कानी में 3 नदियां देड़ी है जकी बठे मिले। तो अपन 2 नदियां ने बहु मिलानो है जगह त्रिवेणी संगम की नदियां है। तो देखो सैनो पहली है बिंगोद, वो बिंगोद है। बिंगोद में देखो है वो बनास, मेनाल और मेनाल नदियां आके मिले, ठीक है। भी के बाद में दूसरो है राजमहल। राजमहल में बनास, डाई और खारी नदी आके मिले। भी के बाद में रामेश्वर घाट, इनमें बनास, चंबल और सीप नदी आके मिले, और बेणेश्वर धाम इनमें सोम, माही और जखम नदियां आके मिले। यानी पहले प्रश्न को जो उत्तर हो गयो, पहले प्रश्न को उत्तर हो गयो ए बी सी और डी, यानी ए बी सी डी पहले प्रश्न को उत्तर हो गयो, वो ध्यान दे लिया। इसके अलावा यदि आप बात करा कि स्थान कौन सा जिले में पूछ सकेगा, कौन सा जिले में, तो देखो बिंगोद है जो वो भीलवाड़ा में, वो है भीलवाड़ा में। वो मेनाल है जो सॉरी राजमहल है वो है टोंक में। रामेश्वरम है वो रामेश्वर घाट वो सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में। और जो बेणेश्वर है वो बेणेश्वर धाम है डूंगरपुर में, वो डूंगरपुर में। और एक और बात ध्यान रखा, बेणेश्वर धाम को तो थान बेरो ही है, अटे माघ पूर्णिमा ने एक मेड़ो लागे जको है वो आदिवासियों को कुंभ कहलावे। तो माघ पूर्णिमा को जो है वो बेणेश्वर में एक प्रसिद्ध मेला लगता है जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। तो बेणेश्वर मेला कब लगता है? बेणेश्वर मेला माघ पूर्णिमा, अभी गई है माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर में मेड़ो लागे, और सागे ही मेलन के आदिवासियों का कुंभ, इनका वे आदिवासियों का कुंभ। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ। तो आदिवासियों को कुंभ कवे बेणेश्वर के मेले ने। सागे एक बात ध्यान रखा कि जो को वो सीताबाड़ी को मेलो है बिने शहरिया जनजाति को कुंभ कवे। शहरिया जनजाति को जो कुंभ है वो सीताबाड़ी को मेलो है, जो को हाड़ौती अंचल में बारम लागे, और जो को बेणेश्वर मेलो है वो आदिवासियों को कुंभ है वो डूंगरपुर में लागे। और कौन सी नदी के किनारे? माई, सोम और जखम नदियां जट मिले बांगा किनारा वो लागे। तो ए त्रिवेणी संगम है और ए बांगा स्थान है, तीनों को अगर मिलाएं तो सारे मिले हुए दिए थे। आया हुआ प्रश्न है तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, साथ साथ आपको इसके मेले के बारे में भी बता दिया। तो बिना देर किए हुए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान में जिलों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम क्या है? यानी आ जिला ने पश्चिम पूर्व की ओर जचानी है, यानी पश्चिम शुरू करके आने पूर्व की ओर अपने ले चालनी है, यानी इन्नू शुरू करनी है, आने इन्ने ले जानी है पश्चिम पूर्व की ओर। तो देखो कौन सी झील देड़ी है? काइलाना, बालसमंद, राजसमंद और पचबदरा। तो देखो आप में लिख लिया कि काइलाना झील खटे, काइलाना झील है मंडोर में, मंडोर का कन्ने मंडोर जोधपुर में, ठीक है। बिका बाद में आवे
बाल संबंध झील आखट है। बाल संबंध झील है जोधपुर शहर के सारे, तो आ होगी जोधपुर में। फिर आवे पचपदरा जी की झील है, आ होगी बाड़मेर में, पचपदरा बाड़मेर में। और तीसरी एक झील कौन सी होगी, राजसमंद झील, राजसमंद झील। तो राजसमंद झील होगी राजसमंद जिले में, राजसमंद झील होगी राजसमंद जिले में। तो अब आना है पश्चिम पूर्व की ओर लगानी है। तो सैनो पश्चिम में तो गयो आमू देखा तो बाड़मेर, तो बाड़मेर हो गयो जना बाड़मेर आ रही पंचभद्रा झील होगी तो आओगी। बिग बाद में आवे मंडोर, तो आओगी कायलाना। फिर के आ गयो बाल संबंध और फिर के आ गयो राज संबंध। तो आपनो उत्तर क्या हो गयो, आपनो दूसरे को उत्तर हो गयो सी उत्तर हो गयो पंचभद्रा। उसके बाद जो है वो कायलाना, फिर बाल संबंध और अंत में राज संबंध झील का नंबर आता है। तो इस प्रकार इनका जो है वो क्रम है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो ध्यान रखिए पश्चिम से पूर्व की ओर पचपदरा, कायलाना, बाल संबंध और राज संबंध, ये राजस्थान की कुछ झीलें हैं। इनमें 3 जगह झील है, कायलाना, बाल संबंध और राज संबंध। ए मीठे पानी की झील है, जबकि पचपदरा जी की झील है आ खारे पानी की झील है। आ तो नमक उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध है, थान ध्यान ही हो लो। तो निश्चित तौर आंको जो पूर्व पश्चिम की ओर क्रम है वो 1, 2, 3 और 4 ई प्रकार है। तो आगे चला अगला प्रश्न में, तीसरा प्रश्न। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के प्रथम चांसलर थे महाराव भीम सिंह, महाराव गंगा सिंह, महाराणा जगत सिंह या महाराजा करणी सिंह। पहली बार बात करते कि चैम्बर ऑफ प्रिंसेस है क्या। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस क्या है कि अंग्रेजों ने 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा देशी रियासतों के राजाओं हेतु प्रिंसेस ऑफ चैम्बर्स बनाया, जिसे हिंदी में कहते हैं नरेंद्र मंडल। यानी नरेंद्र मंडल को ही अंग्रेजी नाम है कि चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। तो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस जगह को हिंदी नाम है नरेंद्र मंडल। ये 1919 के अधिनियम द्वारा गठित किया गया और इसे 8 फरवरी 1921 को बनाया गया। इसको निर्माण हुआ 8 फरवरी 1921 ने। अब प्रश्न है कि इको प्रथम अध्यक्ष कौन हो। तो इको जो प्रथम अध्यक्ष कह दियो या बिन चांसलर कह दियो वो हो महाराजा गंगा सिंह। गंगा सिंह कट का शासक है, महाराजा गंगा सिंह बीकानेर का शासक है। बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह जो थे वो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के पहले अध्यक्ष थे। तो महाराजा गंगा सिंह का पहला चांसलर कह दियो चाहे अध्यक्ष कह दियो। तो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस या नरेंद्र मंडल को गठन हुआ 1919 के अधिनियम द्वारा 1921 में। अरे को अध्यक्ष कौन बन गया, एक अध्यक्ष बन गया महाराजा गंगा सिंह। तो आपने राजपूताना संबंधित हो गयो तो परीक्षा में पूछो जा सके। चलो आगे चौथा प्रश्न का नहीं। चौथा प्रश्न है RKSMB के कार्यक्रम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। RKSMB के को अर्थ हो गयो राजस्थान के। देखो आर को मतलब राजस्थान, के को मतलब के, एस को मतलब शिक्षा, में एम को मतलब में बढ़ते कदम। तो राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। सही है, सही नहीं है, सॉरी यही पूछा है, सत्य कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं कि यह जो कार्यक्रम है पहली बात इसे कब लॉन्च किया गया। इस कार्यक्रम को 11 जुलाई 2022 को लॉन्च किया गया। कब इसकी उद्घाटन या शुरुआत की गई 11 जुलाई 2022 को। अब बात आती है इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है कि कोरोना काल में जब बच्चे पढ़ाई से एकदम दूर हो गए थे तो उनको दोबारा कैसे शिक्षा से जोड़े जाए, क्योंकि बच्चे बहुत दिनों तक घर पे रह चुके थे, उनका अध्ययन नहीं हुआ था। इसलिए जब यह सत्र प्रारंभ हुआ 1 जुलाई से तो सरकार ने यह व्यवस्था की कि बच्चे पढ़ाई से एकदम पूरी तरीके से जुड़ सके। इसके लिए उन्हें कक्षा 1 से 8 तक कुछ नवीन जो है वो सुझाव लेने पड़ेंगे या कुछ नवीन कार्यक्रम करने पड़ेंगे। इसलिए सरकार ने क्या किया कि यह रणनीति अपनाई कि जो 1 से 8 तक के बच्चे हैं उनके लिए
प्रथम 4 कालांश जो हो गए, 8 कालांश होते हैं, उनमें प्रथम 4 कालांश उनको जो है वो पूर्व पाठ्यक्रम के पढ़ाए जाएंगे ताकि वो वर्तमान कक्षा के बराबर आ सके। तो ये एक प्रकार का उपचारात्मक शिक्षण था जो प्रथम 3 महीनों के लिए चलना था, और उसके बाद प्रथम 3 महीने तो 4-4 कालांश लगने थे, और उसके बाद कम से कम 2 कालांश तक उनका उपचारात्मक शिक्षण होना था। तो इसका क्या उद्देश्य है जो मैंने आपको बताया। अब यह प्रश्न पूछा कि कौन सा कथन निम्न में से सही नहीं है, तो देखो इसका उद्देश्य उपचारात्मक शिक्षण है, तो मैं आपको बता चुका हूं, तो बात सच्ची है। इसमें हिंदी, अंग्रेजी और गणित का अध्ययन करवाया जा रहा है, अब ये बात सही है। 3 ही सब्जेक्ट को अध्ययन कराना है, हिंदी, अंग्रेजी और गणित को। अगलो बेसलाइन असेसमेंट के द्वारा छात्र को निर्धारित किया जाता है। बिल्कुल बेसलाइन परीक्षा लेनी और टाबर को चेक करना कि टाबर को के टाइप को स्थिति है, और इसका मूल उद्देश्य व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करना था। वो क्या उसी व्यवसायिक शिक्षा, इसका मूल उद्देश्य जो था वो बच्चों को जो वर्तमान क्लास है उसके स्तर का बनाना था। यदि यूं लिखते कि इसका उद्देश्य बच्चों को वर्तमान कक्षा के स्तर तक लाना है तो मैं सही मान लेता, लेकिन इसका उद्देश्य व्यवसायिक शिक्षा देना नहीं है। तो यह भी ध्यान रखना कि इसकी शुरुआत 11 जुलाई 2022 को की गई, और इसका मूल जो उद्देश्य है वो कोरोना काल में बच्चों की जो पढ़ाई बाधित हुई है उसको दोबारा पटरी पर लाने के लिए यह प्रयास किया गया है। चलो आगे 5वां प्रश्न में। 5वां प्रश्न है कि तुंगा का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया, राघोबा और जसवंत सिंह, जय सिंह और महादजी सिंधिया, भीम सिंह और महादजी सिंधिया। यदि मैं 5वें प्रश्न की बात करूं तो 28 जुलाई 1787 को तुंगा का युद्ध हुआ। कब हुआ तुंगा का युद्ध? 28 जुलाई 1787 को यह युद्ध हुआ। आमेर महाराजा या सवाई प्रताप सिंह, आमेर महाराजा सवाई प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के बीच ये युद्ध हुआ था। तो इसको उत्तर हो गया ए, सवाई प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया। इस युद्ध में जो है वो राठौड़ जो शासक थे उन्होंने सवाई प्रताप सिंह की मदद की, और सवाई प्रताप सिंह ने इस युद्ध में महादजी सिंधिया को पराजित कर दिया। तो 2 बातें ध्यान रखनी है। तुंगा का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? तो तुंगा का युद्ध सवाई प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के मध्य लड़ा गया, जिसमें जोधपुर के राठौड़ शासकों ने प्रताप सिंह जी की मदद की, और इस युद्ध में सवाई प्रताप सिंह की विजय हुई। यानी जो विजेता थे वो सवाई प्रताप सिंह थे। ये मराठों के लिए एक बहुत बड़ी हार थी। तो विजेता कौन थे इस युद्ध के? सवाई प्रताप सिंह। उन्होंने महादजी सिंधिया को इस युद्ध में पराजित कर दिया। युद्ध कब हुआ था? 28 जुलाई 1787 को यह युद्ध लड़ा गया था तुंगा के मैदान में, इसलिए इसे तुंगा का युद्ध के नाम से जाना जाता है। चलो 6ठा प्रश्न में। 6ठा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी अम कौन सा युग्म सुमेलित को नहीं? एक मीनार मस्जिद, एक मीनार मस्जिद की है बात जोधपुर में है, इनमें कोई दो राय को नहीं, वो सही है। दूसरो उषा मस्जिद, उषा मस्जिद या कई जगह इन उषा मंदिर भी लिखे हुआ है, अब बयाना में है। बयाना जो है वो भरतपुर में है, बयाना भरतपुर में है, और वहीं ये है। फिर आता है नलियासर मस्जिद, अब बिल्कुल सांबर में है, और सांबर कटे है, सांबर जयपुर में है। तो 100% नलियासर मस्जिद है जी बा सांबर में। पीर दुल्ले शाह की दरगाह, पीर दुल्ले शाह की दरगाह यहां नहीं है, पीर दुल्ले शाह की दरगाह जी की है बात चोटीला में, चोटीला, चोटीला। और ये चोटीला है कहां आपको पता होगा? चोटीला है पाली में। तो चोटीला पाली में पीर दुल्ले शाह की दरगाह है। तो मलिक शाह की दरगाह खटे वह जालोर में, मलिक शाह की दरगाह, मलिक शाह की दरगाह लिख देता तो आपा जालोर कर देता, लेकिन अटे पूछो है पीर दुल्ले शाह की दरगाह तो चोटिल्ला में है उनकी दरगाह जालोर में नहीं है। तो इसका उत्तर हो गया डी, पीर दुल्ले शाह की दरगाह जालोर। ये गलत है, सही सुमेलित होता चोटिला पाली, जबकि यहाँ जालोर दे रखा है। जालोर में तो मलिक शाह की दरगाह है। आगे चलते हैं, 7 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजस्थान का जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है? देखो राजस्थान की जो स्थलीय रेखा है, क्योंकि राजस्थान में समुद्रीय तट तो है ही नहीं, राजस्थान में केवल स्थल रेखा है।
राजस्थान की स्थल रेखा की 1070 किलोमीटर लंबी जो लाइन है वो इंटरनेशनल बॉर्डर है। 1070 किलोमीटर राजस्थान की सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ। इस जो सीमा है इसको कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा, ये जो रेड क्लिफ रेखा है ये 1070 किलोमीटर लंबी है और ये राजस्थान के 4 जिलों से जुड़ी हुई है। ये 4 जिले कौन कौन से हैं? अगर अपन बात करें तो ये 4 जिलों में सबसे पहले श्री गंगानगर, फिर गंगानगर के बाद नीचे आते हैं तो बीकानेर, बीकानेर के बाद ये नीचे जाते हैं तो जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद अंतिम जो जिला आता है वो आता है बाड़मेर। तो इन 4 जिलों में आती है। अब मैं आपको ये बता दूं कि इन जो 4 जिले हैं, इन 4 जिलों में से इन 4 जिलों में कौन सा नहीं है? तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि जोधपुर से पाकिस्तान की सीमा नहीं लगती। तो जोधपुर से पाकिस्तान की सीमा नहीं लगती, 4 ही जिलों से लगती है, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। साथ ही साथ आपको एक बात बताता चलूं कि ये कितने कितने किलोमीटर लगती है। निश्चित तौर से कई बार पूछ लिया जाता है कि इनको सुमेलित कीजिए, तो अगर सुमेलित करें तो गंगानगर में 210 किलोमीटर लगती है सीमा। फिर आती है बीकानेर की तो 168 किलोमीटर लगती है। फिर बात आती है जैसलमेर की तो 464 किलोमीटर सीमा लगती है, और बाकी जगह बच गई 228 किलोमीटर। बालग है बाड़मेर, 228 किलोमीटर की जो सीमा है वो अपनी बाड़मेर से लगती है। तो इस प्रकार ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है कि राजस्थान में सर्वाधिक सीमा किस जिले से लगती है? तो देख लो जैसलमेर लगे। सबसे कम किस से लगती है? तो बीकानेर से लगती है। आपको दूसरी तरफ यह देखकर कह सकता है कि इनको मिलान कीजिए, तो मिलान भी कर सकते हैं। टोटल सीमा पूछे तो 1070 किलोमीटर लगती है। नाम पूछे तो रेड क्लिफ है। कौन सा जिला स्थित नहीं है? तो लगभग को उत्तर हो जोधपुर आवे। विक महीने कन्फर्म दे दो जोधपुर आवे तो इको उत्तर हो गयो जोधपुर। तो कौन सा जिला नहीं है? तो जोधपुर नहीं है। चलते हैं आगे 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न पॉलिटिक्स का है। तो देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य की मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होगी। निश्चित तौर पर वो कथन तो 100% गलत है। राज्य की मंत्री परिषद सामूहिक रूप से जो है वो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, बल्कि यह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो तो कन्फर्म है कि जो राज्य की जो मंत्री परिषद होती है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यपाल के नहीं होती। तो ये तो गलत हो गया। दूसरा है राज्य के मंत्री राज्यपाल की इच्छा पर्यंत पद संभालेंगे, वो सही है। राज्य का मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत या इच्छा पर्यंत एक ही बात है, वो पद पर रहते हैं। प्रसाद पर्यंत या इच्छा पर्यंत ही पद पर रहते हैं। तीसरी बात, राज्य के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। देखो चक्कर क्या है कि एक संविधान संशोधन किया गया, 51वां संविधान संशोधन 2003। इस 51वें संविधान संशोधन 2003 में यह नियम किया गया कि राज्य मंत्री परिषद में सदस्य संख्या विधानसभा की 15% से अधिक नहीं होगी। अब यदि अपन राजस्थान की बात करें तो आपने राजस्थान में 200 विधानसभा सदस्य है। हमको यदि आप 15% निकाला तो वो आवे टोटल की तो 30। यानी राजस्थान में जगह अधिकतम मंत्री बनाया जा सके 32 बनाया जा सके। लेकिन चक्कर की है कि कई भारत में ऐसा राज्य है जगह में जो है बस सदस्य संख्या बहुत ही कम है विधानसभा में। जहां उदाहरण के तौर पर अभी त्रिपुरा में चुनाव हो रहे हैं, तो आप त्रिपुरा का उदाहरण ले लिया कि त्रिपुरा में विधानसभा की सीटा समझी 60 ही है। तो 60 × 15/100 देखो, तो 1 0 काट दियो, ओ काटा तो ओ कट गयो 3 बार, ओ कट गयो 5 बार, ओ कट गयो 1 बार, ओ कट गयो 5 3 बार, यानी ए आया 9 मंत्री। यानी त्रिपुरा में वो तो अपना राजस्थान को हो गयो, ठीक है, और वो हो गयो त्रिपुरा को। अब एक चीज देखो, त्रिपुरा में मंत्री कितना बने 9। इसी जगह जठे मंत्रियों की संख्या 12 कम आवे, बठे कम 12 मंत्री होगी। यानी कि त्रिपुरा में कम से कम चाहे भले ही 15% 9 मंत्री आए,
लेकिन वहां मिनिमम जो मंत्री होंगे उनकी संख्या 12 होगी। तो वो कथन एकदम सही है, कम से कम तो 12 ही होंगे। अब प्रश्न उठ है क्या कौन सा सही है, तो 2 नंबर सही है और 3 नंबर सही है, 1 नंबर गलत है। तो एक गलत है, एक गलत है, एक गलत है, केवल वो सही है बी, केवल 2 और 3, क्योंकि इसमें 2 और 3 ही सही है, बाकी ऊपर वाला कथन गलत है। तो ये ध्यान रखना, राज्य की मंत्री परिषद जो है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, न कि राज्यपाल के प्रति। हाँ, यूं पूछ ले कि मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो मंत्री व्यक्तिगत रूप से निश्चित तौर से मंत्री जो होता है वो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन यहां मंत्री परिषद दिया हुआ है। चलते आगे नेक्स्ट प्रश्न में। 9वां प्रश्न, निम्न जो सूची है उसको सुमेलित करना है कि कौन सी जो अयस्क है या जो धातु है वो कहां उत्पादित होता है। यदि मैं 9वें प्रश्न की बात करूं तो तांबा जो है वो कहां उत्पादित होता है, तो तांबा उत्पादित होता है खो दरीबा की खान में। सबसे ज्यादा जो तांबा उत्पादित होता है वो खोदरीबा की खान में उत्पादित होता है, और ये खोदरीबा जिस जिले में स्थित है वो है राजसमंद, राजसमंद जिले के खोदरीबा में। दूसरा आता है फिर के सीसा एवं जस्ता, ये राजपुर दरीबा में, सीसा एवं जस्ता जो है वो राजपुर दरीबा में उत्पादित होता है। तो सीसा और जस्ता राजपुर दरीबा में, और ये राजपुर दरीबा कहां है, ये है उदयपुर में, वो आ गयो उदयपुर में। अब आती है 3 नंबर बेरेलियम। बेरेलियम की जो खान है वो है बांदेर सिंदरी में। बेरेलियम की खान कहां है, बेरेलियम की खान जो है वो बांदेर सिंदरी में है, और ये बांदेर सिंदरी कहां स्थित है, वो स्थित है अजमेर में। बांदेर सिंदरी है अजमेर में। अब बच गयो के लोहा अयस्क, तो लोहा अयस्क बी बच गयो, बी में कर दिया नाथरा की पाल, नाथरा की पाल भी खटे है, और नाथरा की पाल लोहे के लिए प्रसिद्ध है, अब भी उदयपुर में है। तो इसको उत्तर क्या हो गयो, 1 के नीचे सी, 2 के नीचे ए, 3 के नीचे डी, 4 के नीचे ओ बी, तो ओ उत्तर हो गयो CADB, CADB। 9वें प्रश्न को उत्तर हो गयो। निश्चित तौर से जगह ए क्षेत्र है और जगह में उत्पादक जगह धातु है, क्षेत्र है, दुनिया को ध्यान में रख लिया। प्रश्न सीधो भी आस्क है और प्रश्न सुमेलित करने को भी आस्क है, दुनिया मुखी भी आस्क है। चलो अगले प्रश्न में। अगलो है नथु मुराद अली रजा रामलाल नामक चित्रकारों का संबंध किस शैली से है। देखो मैं थाने ले रहा एक बक्साराम और बे चित्रकार कराया, बे अलवर शैली का चित्रकार। अब आज आया है नथु मुराद अली रजा, ऐसे बीकानेर चित्र शैली का चित्रकार है। बीकानेर चित्र शैली जी की है, बीका कलाकार जका है वह थार सामने लिखेड़ा है। तो बीकानेर चित्र शैली का एक कलाकार है। अब बीकानेर चित्र शैली की क्या खास बात है, चित्रकार तो थारे सामने आई गया। एक चीज ध्यान रखा, बीकानेर चित्र शैली में रंग जो प्रधान था वो ध्यान रखना, रंग पीला। दूसरी बात, बीकानेर जो चित्र शैली थी वो दक्षिण भारतीय चित्र शैली से बहुत प्रभावित थी। तो प्रभाव दक्षिण भारतीय चित्र शैली का, प्रभाव दक्षिण भारतीय चित्र शैली का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। क्यों? क्योंकि राय सिंह जो है वो काफी समय तक दक्षिण भारत के कई राज्यों में रहे थे, इसलिए यहाँ के जो चित्र शैली है उस पर दक्षिण भारत का काफी प्रभाव पड़ा। इसके अलावा बीकानेर के चित्र शैली की सबसे बड़ी खास बात यह थी कि इस शैली के जो चित्रकार थे वो चित्र पर अपना नाम और अपने हस्ताक्षर लिख देते थे। तो बीकानेर चित्र शैली के चित्रकार चित्र पर अपना नाम व तिथि अंकित करते थे। चित्रकार नाम और तिथि अंकित कर देता है, वही को मांडेडू है, रीति तारीख ने मांडेडू है। एक खास बात, यहां की सबसे फेमस कला उस्ता कला। उस्ता कला की है
कि ऊंट की खाल पर नक्काशी की जगी कला है वह बीकानेर की प्रसिद्ध है उस्ता कला है। और वह उस्ता कला का जगह कलाकार होता बने उस्ताद कहता। एक बार वो भी प्रश्न आयो कि राजस्थान में कौन सी चित्र शैली में उस्ताद नामक चित्रकार थे, तो उस्ताद नामक चित्रकार बीकानेर शैली में यहाँ, क्योंकि उस्ता कला का जगह चित्रकार होता बने उस्ताद क्यों था। इसके अलावा यदि आप बात करा तो मथेरण कला, मथेरण जगी कला है वह भी बीकानेर की प्रसिद्ध है, क्योंकि मथेरण कला की खास बात आई कि जोधपुर का जगह जैन चित्रकार बीकानेर में आर चित्र बनाया भी कलाकारी ने मथेरण कला कहो गयो। तो वो है अली रजा और मुराद अरोबिक सगे, ए भी ध्यान में रख लिया। बीकानेर चित्र शैली का काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे चला 11वें प्रश्न में। 11वां प्रश्न है सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है। देखो सोम कमला और अंबा जो कि सिंचाई परियोजना है राजस्थान के आदिवासी जिले में है। कौन सा आदिवासी जिले में? डूंगरपुर में। डूंगरपुर जिले में जो सिंचाई परियोजना है बिको नाम है सोम कमला अंबा परियोजना। इसके अलावा एक परियोजना और है, कौन सी? सोम कागदर परियोजना। सोम कागदर परियोजना। सोम कागदर जी परियोजना है कटकी है है 1 मिनट कोई मुसावड़ लगा दी मैं। सोम कागदर जी परियोजना है उदयपुर की। तो सोम कागदर जी की परियोजना है उदयपुर की है। सोम कमला अंबा जी की सिंचाई परियोजना है डूंगरपुर की है। रखम परियोजना थनकाल बताई प्रतापगढ़ में है। मई बजाज सागर परियोजना थनकाल बताई बाज की है बांसवाड़ा में है। तो चारों जिला की एक एक बता दी। एक कर दिया जाखम परियोजना। जाखम परियोजना आकट की है प्रतापगढ़ जिले में। बांसवाड़ा की कर दिया माई बजाज सागर है। और उदयपुर की कर दिया सोम कागदर परियोजना। डूंगरपुर की लिखड़ी है ही वाह कौन सी? सोम कमला अंबा परियोजना। इसके अलावा भी राजस्थान में केड़ा किता बांध बनेड़ा है थान ध्यान है। चलो आगे 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है कि प्रताप सिंह बारट को किस केस में बरेली जेल में बंद किया गया। देखो प्रताप सिंह बारट, सबसे पहली बात प्रताप सिंह बारट है कौन? प्रताप सिंह बारट है केसरी सिंह बारट के पुत्र। केसरी सिंह बारट के पुत्र। इन्हें जो है वो बरेली जेल में बंद किया गया था। इनके एक चाचा और थे जोरावर सिंह बारट। इन दोनों ने मिलकर लॉर्ड हार्डिंग जब दिल्ली में आया था उस समय उस पर इन्होंने बम फेंका था। हालांकि लॉर्ड हार्डिंग जो है वो इस बम दुर्घटना में बच गया था, उसकी मौत नहीं हुई थी। लेकिन बाद में जो है वो सवाई प्रताप सिंह बारट जो है वो पकड़े गए और उन्हें बरेली जेल भेज दिया गया। जब इन्हें सरकारी गवाह बनने के लिए कहा गया कि तुम्हारी मां तुम्हें देखकर रोती है, तुम सरकारी गवाह बन जाओ, तो प्रताप सिंह बारट कहते हैं कि मेरी मां रोती है तो रोने दो, मैं अपनी मां को जो है वो रोना बंद करवाने के लिए दूसरों की मां को रुला नहीं सकता हूं। इतने वीर व्यक्ति थे प्रताप सिंह बारट। अब प्रश्न ये उठता है कि उन्हें जेल में किस केस के लिए डाला गया था। तो ना उन्हें हार्डिंग पर बम डालने के लिए, बल्कि उन्हें बनारस जो षड्यंत्र केस है उस बड़ी बनारस षड्यंत्र केस में उन्हें गिरफ्तार किया गया। और प्रताप सिंह बारट को जो है वो कौन सी जेल में डाला गया? उन्हें जो है वो बरेली उत्तर प्रदेश की जेल में उन्हें बंद किया गया। तो ध्यान रखना प्रताप सिंह बारट राजस्थान के एक जो है वो क्रांतिकारी थे, केसी सिंह बारट के पुत्र थे, जोरावर सिंह बारट के भतीजे थे और इन्हें बनारस षड्यंत्र केस के लिए बरेली जेल में बंद किया गया था। चलते हैं आगे 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न कहता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 368(2) के उपबंध के तहत यदि कोई विधेयक भारत की संसद द्वारा पारित होने के बाद राजस्थान की विधानसभा के पास संकल्प द्वारा अनुसमर्थन के लिए आता है, यह कहना यह चाहता है, मैं आपको साधारण शब्दों में बता देता हूं, यह कहना यह चाहता है कि जब कोई संविधान संशोधन विधेयक संसद द्वारा पारित कर दिया जाता है और वो पारित करने के बाद आधे राज्यों की विधानसभा की अनुमति के लिए आता है, और मान लो वो राजस्थान की विधानसभा की अनुमति खातर आई है, तो भी हम राजस्थान की विधानसभा के कर सके। तो देखो 3 ऑप्शन दे रहा है, अपन सही छांटना है। पहलो विधानसभा संकल्प पारित कर सकती है, बिल्कुल विधानसभा संकल्प पारित भी कर सके और विधानसभा विनय अस्वीकार भी कर सके।
तो विधानसभा संकल्प ए स्वीकार कर सकती है, दोनों सही है। ऐसे संकल्प में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल विधानसभा संसद संकल्प को पारित कर सकती है या उसे इनकार कर सकती है, लेकिन उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती, यह तय बात है। वो उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकती, चाहे बांगे जच्चे चाहे न जच्चे, नहीं जच्चे तो ना कर दियो, अगर जच्चे तो हाँ कर दियो, बाकी कोई बदलाव कौन कर सके। तो तीनों ही कथन सही है, तो उत्तर हो गया लास्ट वाला डी, यानी 1, 2 और 3, यानी तीनों ही इसके सही है। शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं इसको। ये देखिए, ये उत्तर है 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 को अपन सही कर देते हैं। 1, 2 और 3 सही है, तीनों ही कथन इसके सत्य है। चलो आगे। अगलो है जेंटलमैन एग्रीमेंट किसका संबंध किससे रहा, यानी जेंटलमैन्स एग्रीमेंट से किसका संबंध रहा। देखो, पहली बात, जेंटलमैन्स एग्रीमेंट किस रियासत में हुआ था। जेंटलमैन्स एग्रीमेंट होता है जयपुर रियासत में, और किसके मध्य होता है, जयपुर प्रजामंडल और जो है वो जयपुर रियासत के बीच में एक जो है समझौता होता है, जिसे जेंटलमैन्स एग्रीमेंट कहा जाता है। उस समय जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हुआ करते थे हीरालाल शास्त्री, तो इसका संबंध एक तो हीरालाल शास्त्री से हो गया, तो इसका उत्तर तो यही हो गया, पंडित हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री उस समय जो है वो अध्यक्ष थे जयपुर प्रजामंडल के। उन्होंने एक समझौता किया किसके साथ, जयपुर रियासत के साथ। उस समय जयपुर के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था मिर्जा इस्माइल। मिर्जा इस्माइल, मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य एक एग्रीमेंट हुआ जिसे जेंटलमैन्स एग्रीमेंट कहा जाता है। यह जेंटलमैन्स एग्रीमेंट 1942 में हुआ था। इस समझौते के तहत बाद में जो है वो इन दोनों के मध्य संबंध बहुत ज्यादा अच्छे हो गए थे, मतलब प्रजामंडल और रियासत के बीच संबंध अच्छे हो गए थे। यही कारण था कि जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। बाद में वहां एक आजाद मोर्चा बनाया गया बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा। तो आजाद मोर्चे का संबंध किससे है, आजाद मोर्चा, आजाद जो मोर्चा है इसका संबंध जो है वो जयपुर रियासत से है, और इसका निर्माण किसने किया था, बाबा हरिश्चंद्र ने। बाबा हरिश्चंद्र ने इस जो है वो आजाद मोर्चे का निर्माण किया था, और इस बाबा हरिश्चंद्र के आजाद मोर्चे ने जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन जयपुर में चलाया था। अब यह प्रश्न भी आ सकता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा प्रजामंडल था जिसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। 2 प्रजामंडल थे, एक जयपुर था, दूसरा अलवर था। अलवर ने क्यों नहीं लिया, क्योंकि अलवर प्रजामंडल भी जयपुर प्रजामंडल के साथ ही था, इसलिए उसने भी भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। तो राजस्थान का 2 हिस्सा प्रजामंडल जका भारत छोड़ो आंदोलन में भाग को नहीं लियो, एक हो जयपुर और दूसरो हो अलवर। दोनों ही भाग लियो को नहीं, आजाद ध्यान रखा। तो इमो जेंटलमैन्स एग्रीमेंट पूछो है वो हीरालाल शास्त्री है। बाबा हरिश्चंद्र कौन सा मोर्चा की स्थापना करी, आजाद मोर्चा की स्थापना करी। ऐसा कौन सा जगह 2 मतलब प्रजामंडल आ जगह भारत छोड़ो आंदोलन में भाग कौन लियो, एक हो अलवर प्रजामंडल और एक हो जयपुर प्रजामंडल। चलना 15वां प्रश्न का नहीं। 15वां प्रश्न है, नौगरी नामक आभूषण कहां पहना जाता है। नौगरी नामक आभूषण कहां पहना जाता है। देखो, जानबिना का आभूषण है। नौगरी मैं धन बता दूं, नौगरी एक कड़ा जैसा आभूषण होता है। कड़ो बनी कड़ो या लो गोल गोल बिगड़ लो मटेड़ो सो कड़ा जिसो आभूषण हुआ है। और वो जो आभूषण है वो खट पहरी जाए, वो हाथ में पहरी जाए, क्यों कड़ो थान ध्यान है हाथ में पहरी जाए। तो हाथ में पहनने को जो आभूषण है वो नौगरी आभूषण है। इसके अलावा एक और सुने लो थे, नेवरी। नेवरी जो आभूषण है, नेवरी जो आभूषण है वो पगाम पहरी जाए। तो देखियो ली मोटी मोटी पुरानी लुगाया मोटा मोटा चांदी का कड़ा पहनती पगाम, माने नेवरी कहे। इसके अलावा पाजेब होगी, पाजेब भी जगी है या पायल जगह ना पकवा वह भी पगाम पहरी जाए। इसके अलावा आंवला, आंवला जो आभूषण है वो भी पैरांगो आभूषण है। इसके अलावा गले को तो गलपट्टी और हार घनाई है, तिमणी और मादली और बहुत है। इसके अलावा सिर पर मेमंदर बोरलोर टिड्डी फालक और केड़ा के सिर पर बांधने का कई
आभूषण आवे। तो आभूषण की तो कोई राजस्थान में कमी को नहीं, बाकी नौगरी जो आभूषण है वो हाथ में पहरी जाए। चला अगला प्रश्न में 16वां प्रश्न की ओर। यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल पाया। हसन निजामी ने यह कथन किस दुर्ग के बारे में कहा था? देखो, जिस दुर्ग के बारे में यह कथन कहे गए हैं, हालांकि उस दुर्ग को जो है वो 1311 ईस्वी में जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिया था। 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन ने कौन सा किला जीता था? जैसलमेर, जालोर, चित्तौड़गढ़ या तारागढ़ का किला? तो इसकी अपन बात करें तो वो किला उसने जीता था जालोर का किला। हसन निजामी ने यह कथन जालोर के किले के बारे में कहे हैं। अब आप कहेंगे कि साहब जालोर के किले को तो जो है वो अलाउद्दीन खिलजी जीत गया था। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी जहां भी गया उसने जीत प्राप्त की, लेकिन उसकी जीत के पीछे गद्दारों का बहुत हाथ था। ऐसे ही गद्दारों ने जालोर किले में कानड़ देव के साथ गद्दारी की थी, जिस वजह से कानड़ देव की जो है वो हार हुई थी और अलाउद्दीन इस किले के दरवाजे खोलने में कामयाब हुआ था। हसन निजामी ने गलत नहीं कहा है कि जालोर के किले के दरवाजे खोलना बहुत ही कठिन कार्य था। हालांकि अलाउद्दीन ने खुलवा लिए थे, लेकिन वो खोल नहीं पाया था। उसने जो है वो बेईमानी से इस दरवाजे के किले के दरवाजे खुलवाए थे। तो 16वां प्रश्न को उत्तर उसी जालोर का किला। चला 17वां प्रश्न का नहीं। 17वां प्रश्न है, राजस्थानी संस्कृति में जन्नोटन का क्या अर्थ है? वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज, भूमि का माप, कृषि का प्रकार या एक प्रकार का लोकगीत? देखो, जन्नोटन शब्द को अर्थ है वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज। जन्नोटन या आपा कह दिया इन्हें बड्डार या जन्नोटन जो वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोजन है, बिने बड्डार भी कवे, बिने जन्नोटन नाम भी जानियो जावे। देखो, राजस्थानी संस्कृतियों जुड़ेड़ा जका शब्द है बांगो जरूर जो है वो ध्यान रख लिया। आ शब्दों रिलेटेड 1% 100% आवेलो कि ओ केव है। जहां एक दिन मैं थाने बतायो कि पलाण केव है, पलाण को आयो। एक दिन मैं थाने बतायो गोरबंद केव है, गोरबंद। एक दिन मैं थाने बतायो बिनोटा केव है। तो अलग अलग दिन मैं थाने अलग अलग कोई न कोई शब्द बताऊं तो आ शब्दों को थे जरूर ध्यान रखा। राजस्थानी संस्कृतियों जुड़ेडो 1% 100 में 100 आवेलो। सिराव तो केव है, वो भी एक बार आइडो के सिराव ता क्या होता है। तो रात ने जो भोजन आपा सिराने लेके सोमवार दिन के बिन खा लिया, बिना सिराव तो कवे। तो अलग अलग भोजना को अलग अलग नाम है। राजस्थानी संस्कृति का कल्चर का थोड़ा प्रश्न पढ़ जरूर लिया कि कौन सन के कवे। वो जन्नोटन वर पक्ष की ओर से दिए जाने वाले भोजन ने कवे। चलो आगे। 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? देखो, सबसे पहले बात करा पा तो संध्या की। देखो, भारत में सहायक संधियां शुरू हुई, उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग आया। लॉर्ड हार्डिंग ने आर्थिक पार्थक्य की संधि करना शुरू किया। इस आश्रय पार्थक्य की संधि के तहत राजस्थान के राजाओं ने 1817 में संधियां प्रारंभ की। सबसे पहले नवंबर 1817 ईस्वी में करौली के शासक हरबख्शपाल सिंह ने सबसे पहले संधि की थी अंग्रेजों के साथ। उसके बाद 1818 तक आते आते राजस्थान के समस्त राजपूत शासकों ने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी, केवल एक को छोड़कर सिरोही के शासक ने। उसने की थी 1823 में। सबसे अंत में सिरोही के शासक शिव सिंह ने 1823 में संधि की। तो 1823 में शिव सिंह संधि करी सबसे लास्ट में, और सबसे पहले संधि करी 1817 में हरबख्शपाल सिंह। क्लियर है? सबसे पहले नवंबर 1817 ईस्वी में हरबख्शपाल सिंह, सबसे लास्ट में 1823 में। लेकिन प्रश्न हो कौन पूछो
प्रश्न वो पूछो है कि आ संधि करनारो अंग्रेज अधिकारी कौन हो। देखो उस समय लॉर्ड हार्डिंग तो मैं आपको बता चुका, लेकिन अंग्रेज अधिकारी था चार्ल्स मेटकोफ। चार्ल्स मेटकोफ ने ही जो है वो ये संधियां की थी। तो आ ध्यान रखा कि वो अंग्रेज अधिकारी जिसने 1818 के दौरान ये संधियां की थी वो था चार्ल्स मेटकाफ, और लगभग राजपूत राजाओं ने 1818 में ही अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी। चलो आगे 19 नंबर, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1883 ईस्वी में परोपकारिणी सभा की स्थापना कहां की थी। बात करें 19वें प्रश्न की, तो 19वें प्रश्न में प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो परोपकारिणी सभा है उसकी स्थापना कहां की थी। यदि मैं दयानंद सरस्वती की बात करूं तो यह राजस्थान में बहुत सारे स्थानों पर आया था, जिनमें इनकी मृत्यु अजमेर में हुई थी। यही कारण है कि अजमेर विश्वविद्यालय का नाम दयानंद सरस्वती के नाम पर है। इसके अलावा बात करें इस सभा की तो ये इन्होंने 1883 ईस्वी में करौली में स्थापित की थी। तो करौली में यह सभा स्थापित हुई थी जिसका नाम था परोपकारिणी सभा। इसके अलावा इन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा था सत्यार्थ प्रकाश, जिसमें इन्होंने वेदों की ओर लौटो नारा दिया था। एक बार यह भी प्रश्न पूछा गया था कि सत्यार्थ प्रकाश का विमोचन कहां किया गया था। हालांकि कई जगह उसका एक साथ विमोचन किया गया था, उत्तर कई जगह उदयपुर माना गया था, परंतु उसका कई जगह एक साथ राजस्थान में विमोचन किया गया था। बाद में वो आरपीएससी को प्रश्न डिलीट करना पड़ा था। चलते हैं 20वें प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न है एमडीएम योजना की शुरुआत कब हुई। अब बात ही आती है कि ये एमडीएम क्या है। एमडीएम का मतलब है मिड डे मील। जो मध्यांतर होता है उसमें बच्चों को जो भोजन दिया जाता है उसे एमडीएम कहते हैं। एमडीएम जो योजना है ये केंद्र परिवर्तित योजना है, जिसमें 60-40 के अनुपात में वित्त उपलब्ध करवाया जाता है, और इस योजना की शुरुआत 1995 यानी 1995 में हुई थी। 1995 ईस्वी में इस योजना की शुरुआत की गई थी। बच्चों को जो है वो भोजन की व्यवस्था उपलब्ध करवाने के लिए इस व्यवस्था को शुरू किया गया था। ये योजना जो है वो वर्तमान में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए लागू है, और इसमें लगातार नए नए परिवर्तन आते रहते हैं। लेकिन एमडीएम की शुरुआत कब हुई? 1995 में हुई। वो भोजन के अधिकार के तहत इसे शुरू किया गया था, और इन शुरू करवाने को श्रेय जो है वो सुप्रीम कोर्ट की एक याचिका में जावे, क्योंकि बैंक द्वारा ही जो है वह आ व्यवस्था जी है वह शुरू करी गई है। तो वो जरूर ध्यान रखा कि आ शुरुआत जी है वह कब हुई? 1995 में हुई है। ठीक है, चलो आगे। चलो अगलो, आमेर के राजा बिहारी मल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहां हुआ? तो प्रश्न उठे के 21वां प्रश्न का ब्याह हुयो कटे। आमेर के राजा बिहारी मल या अन्य कवे बारमल, बारमल या बिहारी मल। बारमल या बिहारी मल जो है वो मिलते हैं अकबर से। उन्हें पता चलता है कि अकबर जो है वो अजमेर जा रहे हैं, तो अजमेर जा रहे हैं। उस दौरान वे सांबर में अपना दरबार लगाते हैं, वहां उनसे उनकी मुलाकात होती है, और वहीं वो अपनी पुत्री का विवाह 1562 ईस्वी में अकबर के साथ कर देते हैं। तो अकबर के साथ बिहारी मल की पुत्री का विवाह कहां हुआ? सांबर में हुआ। और यहीं से कल मैंने आपको बताया था कि मान सिंह जो मात्र 12 वर्ष के थे उन्हें अकबर के साथ भेज दिया जाता है। एज ए वो जो है वो रानी के साथ चले जाते हैं। तो कहां हुआ था विवाह? सांबर में हुआ था। वो ध्यान रखे, सांबर कटे वो सांबर जयपुर में है। यहां जो है वो सांबर झील के किनारे ही, हालांकि सगला ही जयपुर में है, सांबर जयपुर में जो है वो अकबर को ब्याह हुआ। और बाद में अकबर की मस्जिद भी बनाई गई आमेर में। आमेर में अकबर की मस्जिद ही खातिर तो है कि अकबर को सासरो है आमेर, ई वास्ते अठे अकबर की मस्जिद को निर्माण भी करेड़ो है। चलो आगे। जाहर पीर के नाम से कौन सा लोक देवता प्रसिद्ध है? तो जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता प्रसिद्ध है? गोगा जी, हड़बू जी, रामदेव जी, पाबू जी।
अगर जार पीर की बात करा तो जार पीर के नाम से प्रसिद्ध है गोगा जी। गोगो जी ने जाहर पीर या सांपों का देवता भी कहे, सांपा का देवता गोगो जी है, जाहर पीर भी गोगा जी है। जाहर पीर को मतलब है जहरू को नहीं है, जार पीर को मतलब है आ उपाधि थी महमूद गजनवी। जार पीर को मतलब है वह व्यक्ति जो अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी प्रकट हो सकता है, यानी जो खट्टे भी प्रकट हो सके बिन जो है वो गोगो जी कवे। यानी जाहर पीर को मतलब है जो व्यक्ति इच्छा अनुसार खटे ही जा सके, तो आ उपाधि महमूद गजनवी देई की ने गोगो जी ने। तो जाहर पीर को मतलब जहरू ना लगा लिया, हालांकि संपा का देवता गोगो जी है, लेकिन अठई वो मतलब है कि जो अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी प्रकट हो सकता है वो जाहर पीर है। एक इमदेड़ा है हड़बू जी रामदेव जी, ए दोनों मोसेरा भाईया और दोनों के गुरु को नाम बालीनाथ जी हो। हड़बू जी जगह है वह बेंगटी गांव का और अंगो जो मंदिर बेंगटी गांव में है, और अंग बारे में तो कही जाए कि अंग के आशीर्वाद है जो जोधा जो है वो 500 मंडोर जीत्यो और बाद में जोधपुर नगर की स्थापना करी। रामदेव जी के बारे में थे जानो यो, राम सा पीर तो सबसे महत्वपूर्ण लोक देवताओं में से एक माने जाते हैं। 13 ताली नृत्य इनसे जुड़ा हुआ है, और पाबू जी को तो राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है और उन्हें ऊंटों के देवता के रूप में पूजा भी जाता है। चलो आगे चला अगले प्रश्न में। नीमूचना कौन से जिले में स्थित है? देखो नीमूचना जो है वो एक स्थान है जो किसान आंदोलन से संबंधित है। यहां 1925 ईस्वी में एक घटना हुई थी जब अलवर महाराजा ने यहाँ के किसानों पर जो है वो गोलियां बरसवा दी थी, जिसमें बहुत सारे किसान मारे गए थे। तो नीमूचना एक हत्याकांड है, और ये कहाँ स्थित है? ये अलवर में स्थित है। इस नीमूचना हत्याकांड को गांधी जी ने डबल डायरिज्म डिस्टल्ड कहा था, यानी दोहरी डायरशाही या डायर्स के करते से भी जो है वो खराब बात इसे बताया था। उन्होंने इसे डायर के करते से भी विभत्स बताया था, और उन्होंने कहा था कि ये तो डबल डायरिज्म डिस्टल्ड है, या हिंदी में कहें तो ये दोहरी डायरशाही है। ये नीमूचना हत्याकांड कब हुआ था? 1925 में हुआ था। कौन सी रियासत में हुआ था? अलवर रियासत में हुआ था। जब किसान मांग कर रहे थे लगान की दरों को कम करने की, तो महाराजा ने देसी फौज के साथ और अंग्रेजों के साथ मिलकर जो है वह गोलियां चला दी, जिसमें बहुत सारे निर्दोष किसान मारे गए। तो ये नीमूचना जो है वो कहाँ स्थित है? ये अलवर में स्थित है। चलते हैं 24वें प्रश्न की ओर। बिजोलिया में तलवार लाग किसने लागू की थी? देखो बिजोलिया जो है वो वर्तमान में तो है बिलवाड़ा में, बिजोलिया वर्तमान में बिलवाड़ा में है। बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से शुरू हुआ था और यह चला था 1941 तक। यह भारत का पहला किसान आंदोलन है और सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन है। इसमें होता क्या है कि राव कृष्ण सिंह ने चौरी कर लगाया था। तो कृष्ण सिंह तो कौन सा चौर कर लगायो? चौरी कर लगायो। तो आ तो पक्की बात है कि ओ को लगायो, तो हालांकि लगास क्या, लेकिन ओ को लगायो। इसके अलावा केसरी सिंह बहुत छोटी अल्पायु में शासक बना था। अशोक परमार इस ठिकाने का पहला जागीरदार था। तो बात आवे पृथ्वी सिंह पर। पृथ्वी सिंह ने ही तलवार लाग लगाया था। अब तलवार लाग होता क्या है? देखो एक शुल्क लगता था। जो भी ठिकाने का जागीरदार बनता था या जागीर का जागीरदार बनता था, उसे एक नजराना जो है वो मेवाड़ महाराणा को देना पड़ता था। उस शुल्क का नाम था तलवार बंदाई शुल्क। इसे उत्तराधिकार शुल्क भी कहा जाता है। वो कितो हो वो कोई फिक्स को नहीं हो। जो जागीरदार जितना ज्यादा रहता था राजा के सामने, उसके उतने ही नंबर बढ़ते थे। तो जो जागीरदार होता था वो ज्यादा से ज्यादा नजराना जो है वो महाराणा को प्रस्तुत करना चाहता था। पृथ्वी सिंह ने सोचा क्यों ना ये जो नजराना की जो राशि है वो किसानों से इकट्ठी की जाए, इसलिए उसने एक नई लाग लगा दी जिसे तलवार लाग के नाम से जाना जाता है। तो बिजोलिया में तलवार लाग लगाई थी पृथ्वीराज सिंह ने, या पृथ्वी सिंह द्वारा ये तलवार लाग लगाई गई थी। चला गए। निम्न में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? देखो जंतर इनमें भी तार हुआ है, भपंग इनमें भी तार हुआ है, दुकाका इम भी तार हुआ है, यहाँ एक तारे टाइप हुआ है, 4-5 तार हुए।
लेकिन नागफणी वो एक सुशिर वाद्य यंत्र है, वो सुशिर वाद्य यंत्र है। सुशिर वाद्य को तो मैं थाने बहुत बार बता चुका हूं, जक्के के मायने जो है फूंक दे के बजावे। वो नागफणी एक ई टाइप को बाजो है, एनु फूंक मारे और यहाँ घुमेड़ो सो बाजो है, और वो फूंक मारनो आगू वो चोड़ो है वो बाजे, इन कवे नागफणी। तो नागफणी जो वाद्य यंत्र है वो कौन सा वाद्य यंत्र है, वो सुशिर वाद्य यंत्र है। तो आज की क्लास में 25% थाने किसाग लग गया, कमेंट करके जरूर बताया, और कितना सही होया आ जरूर निकाला। अब परीक्षा बहुत ज्यादा नजदीक आ गई है, बहुत ही कम समय रही है। अब 1-2 दिना में एक जो है वह 25% लिया वह करंट का उसी, तो वह भी क्लास देखना ना भूलिया। और बहुत जल्द जो है वह 1-2 घंटा की यानी कि कम से कम 150-200 प्रश्न की एक मैराथन क्लास भी लगा सिया, ताकि ज्यादा ज्यादा थारो परीक्षा में फायदो हो सके। तो ते ज्यादा ज्यादा चैनल ने लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो तो बिल्कुल ही ना भूलिया। और जय थाना PDF चाहिए ये तो और कोई जो कोई सूचना साचना हुए तो वह मैं टेलीग्राम ग्रुप पर गेरू, तो ते टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन हो जाओ, ताकि थाने ज्यादा लाभ मिल सके। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, राम राम।